हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के फॉर्म फिलअप के ऊपर जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि आखिर आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई आपको कैसे करने हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि आखिर किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक। दोस्तों सारा कुछ मैं अपडेट आपको बताऊंगा ताकि किसी भी छात्र को फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। 14 से 15 अप्रैल के बीच में दोस्तों यहाँ पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ईयरली टेस्ट बुक पास मात्र आप लोग 263 रुपए में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो की बात करें तो 378 रुपीज में ये बाई कर सकते हो। देखिए आरपीएफ, एसआई के 2024 में लेटेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए गए हैं जहां पे टोटल आपको 668 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वही बात कर ले कांस्टेबल वाले में तो आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे मॉक टेस्ट लॉन्च किए गए हैं जिसमें आपको टोटल 663 नए मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हो जाते हैं और पास प्रो में ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% अभी ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और लगभग सभी जोन के वेबसाइट पे यहाँ पे नोटिफिकेशन और लिंक पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो 14/4/2024 के डेट में यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी में नोटिफिकेशन नजर आ जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन के लिए यानी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एसआई वाले का है और ऊपर में यहाँ पे कांस्टेबल वाले का दिया गया है। तो यहाँ पे जो आप लोग लिंक देख रहे हो, क्लिक हियर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए इस पे क्लिक करते हैं तो एक नए विंडोज पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है और इसी लिंक से आपको आवेदन करना है। देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी नोटिफिकेशन चल रही है अभी वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती है जो कि चल रही है। अंतिम तिथि क्या है वो भी आपको बता दिए गए हैं। कोई भी डाउट रहती है फॉर्म फिलअप से लेकर के तो रेलवे से डायरेक्ट आप लोग सवाल जवाब कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, एक ईमेल आईडी दिया गया है तो इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोई भी क्वेरी हो आप लोग रेलवे से पूछ सकते हो। अब आवेदन कैसे करने हैं तो यहाँ पे अप्लाई का आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते समय आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जिन्होंने आरआरबी एएलपी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म अप्लाई कर दिया है रेलवे वाली, तो इन सभी छात्र को दोबारा से क्रिएट एन अकाउंट नहीं करना है। इनको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे। तो जितने भी जो छात्र चाहे एएलपी का फॉर्म भरे हैं, चाहे टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं, चाहे दोनों का ही फॉर्म भरे हैं, ऐसे छात्र डायरेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वो आप लोग दे दीजिएगा जो आपने टेक्नीशियन या फिर एलपी के फॉर्म भरते समय डाले थे। और पासवर्ड जो आप लोगों ने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे आपको डाल देना है और लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। इसका फॉर्म खुल के आ जाएगा और आरपीएफ, एसआई की या फिर कांस्टेबल की या फिर दोनों का आवेदन कर सकते हैं तो दोनों का आप लोग आवेदन कर पाइएगा। तो क्रिएट एन अकाउंट नहीं करने की जरूरत है। जो छात्र अपना पासवर्ड भूल चुके हैं वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते ही आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा, दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे अपना सेलेक्ट कीजिए, ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल दीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पे दोस्तों एक पासवर्ड रेलवे भेज देगी। वो पासवर्ड आप लोग जो ईमेल आईडी पे मिलेगा वो लॉगिन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप लोग को समझ में आ गया कि जो लोग पहले एलपी टेक्नीशियन में फॉर्म आवेदन कर चुके हैं उनको क्रिएट एन अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बिल्कुल नए सिरे से आपको बताता हूं, जिन्होंने कोई भी अभी तक क्रिएट एन अकाउंट नहीं किया है और पहली बार यहां पे आरपीएफ, एसआई या फिर कांस्टेबल की फॉर्म भरने जा रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन का नहीं आवेदन किए थे, तो ऐसे छात्र क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है सबसे पहले। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, इसी के लिए बताए गए हैं। तो जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपके पास डिटेल आता है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट, यानी जो पहले अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं एएलपी में या फिर टेक्नीशियन में वो दोबारा यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है उनके लिए। तो जो नए वाले छात्र हैं वो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। एक चीज और है, आरपीएफ नोटिफिकेशन में पीडब्ल्यूबीडी और नॉन इंडियन सिटीजन्स एलिजिबल नहीं है, यानी दिव्यांग छात्र नहीं भर सकते हैं और जो इंडिया के नहीं है वो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहाँ पे इंडिया आपको सेलेक्ट कर देना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
स्टेप में पूछा जाएगा नेम, तो फुल नेम आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। साफ साफ बोला गया है कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही आपको डालना है। रीटाइप नेम सेम टू सेम नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने अपना नाम चेंज किया है, तो यस और नो में टिक लगाना है। ठीक है, जो नए सिरे से फॉर्म आवेदन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्रिएट एन अकाउंट तो करना होगा, तो अगर नेम चेंज नहीं किए हो तो नो में आप लोग टिक लगाइए। अगर कोई छात्र हैं जो कि लीगली नाम चेंज कर दिए हैं तो वो यहाँ पे यस में टिक लगाइए। जैसे ही यस में टिक लगाते हो तो बोल रहा है कि डीबी के समय आपको जो नेम चेंज करा हो लीगली उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको देना होगा, गैजेट नोटिफिकेशन या फिर जो चीजें होती है वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना होगा। अब देखिए जो न्यू नेम चेंज किए हो वो नया वाला नाम डालिए, और जो यहाँ पे नया वाला नाम जो आपसे पूछा गया है वो आपको नाम डालना है जो बदलाव किए हो। अगर नहीं नाम चेंज कराया हो तो नो में आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कैसे करना है, तो इसको क्लिक कीजिएगा। इसका देखिए जुलाई 2006 आ रहा है, इस पे आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सारा कुछ इस तरह से ईयर आ गया। तो ईयर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसी तरह से मंथ में आपको सेलेक्ट करना है, जुलाई यहाँ पे लिखा गया है तो इसमें इस तरह से करके लेफ्ट राइट करके आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपना मंथ, और इसके बाद डेट यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के टर्म में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो सेम टू सेम जो आपका दोस्तों डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट मंथ और ईयर में आपको टाइप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जेंडर में, तो जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, मेल या फिर फीमेल। और इसके बाद यहाँ पे सेम टू सेम जेंडर है जो कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। फादर्स नेम 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे जो आपका फादर नेम होगा वो आपको दोस्तों यहाँ पे फादर नेम भी सेलेक्ट यहाँ पे कर लेने हैं। ठीक है, तो फादर नेम सेलेक्ट करने के बाद डालने के बाद यहाँ पे रीटाइप फादर्स नेम बोल रहा है तो वही रीटाइप आपको फादर नेम डाल देना है 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे जो है। इसके बाद मदर्स नेम में आते हैं तो मदर्स नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे है या फिर नहीं है तब भी मदर नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, और सेम टू सेम मदर नेम है जो कि यहाँ पे आपको टाइप कर देने हैं। इसके बाद आते हैं आधार वेरिफिकेशन के ऊपर, तो आधार नंबर जो आपका होगा वो आधार नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका डिटेल्स है जो कि ऊपर दिखाने लगेगा कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये है, और आधार कार्ड में आपका ए डिटेल है तो इसको सही माने तो उसमें टिक लगा दीजिएगा तो आपका यहाँ पे आधार वेरीफाई हो जाएगा। कोई भी ओटीपी की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, सिर्फ क्लैरिफाई कर देना है कि हाँ ये मेरा ही आधार नंबर है और इस पर वेरीफाई कर देना है तो हो जाएगा। अगर जिनके पास आधार नंबर नहीं है या फिर वेरीफाई नहीं करवाना चाहते हैं वो क्या करें, तो वो यहाँ पे टाइप क्लिक करेंगे आई डोंट हैव आधार कार्ड। इसमें बोल रहा है कि आधार कार्ड का वैलिडेशन करने से आपको एग्जामिनेशन के समय एंट्री में आसानी हो जाएगी, लेकिन नहीं है आधार कार्ड या फिर नहीं डालना चाहते हो तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड आप लोग क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपसे डिटेल पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो देख लीजिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉई आईडी गवर्नमेंट का है या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट है आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। सेलेक्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है, तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के हो तो प्रिंसिपल ने किया या फिर जो भी डीन है जो भी या फिर कोई और है वाइस चांसलर, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, खासकर तो प्रिंसिपल ही होते हैं कॉलेज स्कूल वाले में। इसी तरह से प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से इशू हुआ है तो जहाँ पे आपका कॉलेज होगा उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से वोटर आईडी वाला, ड्राइविंग लाइसेंस वाला, आप लोग पैन कार्ड वाला उस तरह से सिलेक्ट आप लोग कर लीजिएगा अगर आधार कार्ड नहीं देना है तो। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ इशू, किस दिन आपका इशू हुआ था सर्टिफिकेट, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है तो आइडेंटिटी प्रूफ पे डेट लिखा रहता है कि किस दिन इशू हुआ है, वो आप लोग को डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये सब से बचना चाहते हो तो सिर्फ सिंपली आधार नंबर डाल करके आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, वो सबसे आसान होगा। नेक्स्ट आते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी वही डालिएगा जो कि दोस्तों पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक आपके साथ रहे, क्योंकि सारा कुछ प्रोसेस आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही होगा तो इसको खोना नहीं है, या फिर ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको नहीं भूल जाना है। तो अच्छे तरीके से ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए और उसको सेव करके रख लीजिएगा, सारा कुछ पासवर्ड है सब ईमेल का भी, और मोबाइल नंबर भी नहीं चेंज करना है। तो ईमेल आईडी डाल दीजिए और ईमेल आईडी डालने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके ईमेल पे एक ओटीपी चला जाएगा, उस 6 डिजिट के ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर मोबाइल नंबर डालिए, फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। इस पे जैसे ही कीजिएगा तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा इस पे यहाँ पे डाल दीजिए। अगर नहीं आता है तो दोबारा आप लोग रीजनरेट ओटीपी करते हो तो दोबारा आपको यहाँ पे फिर से भेज दिया जाता है। तो इस ओटीपी को डाल करके और यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट योर पासवर्ड। अब पासवर्ड में कैसे क्रिएट करना है तो साफ साफ बोला गया है कि पासवर्ड में आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो
इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि मनीष में क्या है, एम कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हो गया, @ एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया और न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ पे हो गया, नंबर भी हो गया। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो, या फिर और भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि पासवर्ड मजबूत बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये सब कुछ जो ये लोग बोल रहे हैं इस तरह से रहनी चाहिए, तभी वो पासवर्ड एक्सेप्टेड होता है। और इसको आप लोग याद कर लीजिए या फिर कहीं पर लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि फर्दर आपको लॉगिन करने में काम आएगी जब एडमिट कार्ड ये सब चीज़ आएंगी। तो पासवर्ड जो बनाइएगा वो यहाँ पे पासवर्ड लिखिए, सेम टू सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे डालना है और इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल सही है तो प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डिटेल है जो कि यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे देखिए इस तरह से प्रीव्यू यहाँ पे दिखाने लगेगा। आप लोग आवेदन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सब कुछ देख लेना है कि आपका डिटेल सब कुछ सही या फिर नहीं, और इसको बिल्कुल अच्छे से मैच भी कर लेना है। इसमें कोई भी गलती करते हो तो दोस्तों ये सुधार आप लोग नहीं कर सकते बाद में, इसीलिए बिल्कुल सही सही डिटेल डालना है क्रिएट एन अकाउंट के समय। इसके बाद आई हैव रीचेक्ड, मैंने दोबारा चेक कर लिया है, इसमें आपको टिक लगा देना है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट है जो कि क्रिएट हो जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है तो एडिट पे क्लिक करके फिर से आप लोग जो है चेंज उसमें कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और दोबारा यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। सब कुछ सही रहा तो क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपका क्रिएट एन अकाउंट हो जाएगा आपको इस विंडो पे आके छोड़ देगा, जहां पे दोस्तों मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपसे पूछेगा, तो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जो अभी आप लोगों ने क्रिएट एन अकाउंट किया उसमें, ठीक है। पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड आपको डाल देना है, ये जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे डाल देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए लॉगिन करते ही इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर लिख रहा है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए जो जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN RPF 1/2024 सब इंस्पेक्टर का, और यहाँ पे देखिए CEN 2/2024 कांस्टेबल का। तो अगर आप लोग दोनों का आवेदन करना चाहते हो तो दोनों का ही आप लोग फॉर्म आवेदन कर सकते हो, लेकिन दोनों का अलग अलग आपको फॉर्म आवेदन करना है और दोनों में दोस्तों 2 बार आपको फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग प्रिंट आउट आपको लेना होगा, क्योंकि दोनों का पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगा और दोनों का अलग पेपर यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं, इसलिए एक साथ नहीं भरना है। दोनों में एलिजिबिलिटी रखते हो, इसमें 10th पास मांगा जा रहा है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। तो ग्रेजुएशन भी है, 10th पास है तो कांस्टेबल का भर दीजिए। इसके बाद दोबारा आप लोग आकर के लॉग इन करके इसी तरह से RPF SI का भी आप लोग भर दीजिएगा। इसमें फी पेमेंट करके प्रिंट आउट ले लीजिए और इसमें भी फी पेमेंट करके प्रिंट आउट आप लोग ले लीजिएगा, आपका दोनों फॉर्म भरा जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ RPF SI का भरना है तो इसका भर सकते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल का भरना है तो इसका भर सकते हो। तो अगर बात करें कांस्टेबल के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोस्तों सबसे पहले तो डेट बताया गया है कि 15/4/2024 से 24 शुरू हो गया है और 14/5/2024 लास्ट डेट रखा गया है। तो यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डिवाइड, इसमें आपको टिक लगाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों इस बार आपको RRB सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी जितनी भी वैकेंसी आपकी दी गई है वो सारे के सारे वैकेंसी पे सारे छात्र ही फाइट कर सकते हैं, किसी भी जोन की कोई वैकेंसी नहीं है फ्रेंड्स। ओवरऑल यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, कांस्टेबल का ओवरऑल वैकेंसी दिया है SI का। इसीलिए आप लोग जब यहाँ पे पेपर दीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी भी जोनल रेलवे में आपको नौकरी करने के लिए भेजा जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर किसी भी जोन में दिया जाएगा। इसीलिए कोई RRB आपको चूज नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ आवेदन आपको करना है SI और कांस्टेबल की। तो चलिए मैं यहाँ पे कांस्टेबल का फॉर्म भर के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कांस्टेबल वाले पे क्लिक कर दूंगा, इसमें टिक लगा दूंगा और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स आ गया, जैसे पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल, फोटो, सिग्नेचर और प्रेफरेंस, ये सब सारा कुछ आ गया है। तो पर्सनल डिटेल सब कुछ पहले ओपन हुआ, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो मैंने आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं किया, तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए पूछा जा रहा है। तो कभी भी आप लोग वेरीफाई करवा सकते हो आधार, ठीक है। इसके बाद नहीं भी कराते हो तो कोई बात नहीं, जो आइडेंटिटी प्रूफ का ब्यौरा दीजिएगा फॉर्म भरते समय सेम टू सेम वही आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो कुछ कुछ डिटेल्स है जो कि क्रिएट एन अकाउंट में मैंने भरा था वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है डिटेल्स। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, तो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद रिलीजन आपसे पूछा जाएगा तो रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मदर टंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान रहे कि जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं ALP टेक्नीशियन का वो सभी छात्र जब यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट ना करके यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट करके लॉग इन कीजिएगा तो आप लोगों से भी यहाँ पे मदर टंग पूछा जाएगा। तो इस बार मदर टंग में आपको सेलेक्ट करना होगा। तो
मदर टंग में हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपका था, गुजराती, पंजाबी, जो भी चीज़, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, अब किस लैंग्वेज में आप लोग पेपर देना चाहते हो, तो यहाँ पे टोटल 13 लैंग्वेजेस शायद है फ्रेंड्स, उसमें आप लोग का पेपर आएगा। तो यहाँ पे अगर हिंदी आप लोग सेलेक्ट करते हो तो ऐसे केस में इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो और हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हो। अगर गुजराती सेलेक्ट करते हो तो गुजराती में भी क्वेश्चन रहेंगे और आपके इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि अगर इंग्लिश को सेलेक्ट करते हो, एग्जाम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, सॉरी, लैंग्वेज ऑफ एग्जाम इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ पेपर आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, किसी दूसरे लैंग्वेज में आप लोग नहीं देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे जिनको दोनों ही लैंग्वेज में पेपर देखना है, चाहे आपका लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश में, तो ऐसे केस में आपको लैंग्वेज ऑफ एग्जाम में आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, तभी दोनों लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। आप लोग सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर देख सकते हो। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और 2 पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए जैसे मोल ऑन नोज, चाहे कहीं पे भी आपके फेस में कोई मोल है तो ऐसे लिख सकते हो। कट मार्क आपका है चिन पे, चिक पे, या फिर कहीं पे हेड पे, फोरहेड पे, तो ऐसे करके आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अगर एक ही आइडेंटिफिकेशन मार्क है और दूसरा नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क भी एक में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो कम्युनिटी यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST OBC UR, ये सब जो भी चीज़ें होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए, जैसे ही आप लोग UR सेलेक्ट करते हो तो आपसे कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट का डिटेल नहीं मांगा जाता है, लेकिन इसके अलावा जो भी आप लोग सेलेक्ट करोगे SC ST OBC EWS, तो आपको सर्टिफिकेट का डिटेल मांगा जाएगा। तो पूछा जाएगा सबसे पहले OBC सेलेक्ट करने पे कि आप लोग नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आपको यस में टिक लगाना है। नॉन क्रीमी लेयर है, इन्हीं को सिर्फ OBC का फायदा होता है। क्रीमी लेयर के जो होते हैं इनको OBC का फायदा नहीं मिलता है, इनको UR माना जाता है। इसलिए जितने भी OBC वाले छात्र हैं, अगर OBC का फायदा लेना है तो नॉन क्रीमी लेयर में यस आपको टिक लगाना होगा, NCL में टिक लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद पूछा है कि सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा, यानी जो आपका OBC का बना हुआ सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। जिनका OBC नहीं बना हुआ है वो जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि फॉर्म भरते समय दोस्तों OBC का सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, तो OBC नहीं है तो कैसे आप लोग OBC डाल पाइएगा। SC ST वाले छात्र को भी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इसी तरह से EWS वाले छात्र को भी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। तो जितने भी छात्र हैं जो कम्युनिटी का लाभ लेना चाहते हैं वो अपना सर्टिफिकेट बना लें, तभी फॉर्म आवेदन कीजिए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, वरना अपने कम्युनिटी का लाभ नहीं ले पाइएगा। इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है, तो तहसीलदार ने किया, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, DM SDM BDO, जो भी चीज़ें हैं इससे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि किसने वो जारी किया है आपका सर्टिफिकेट। इसके बाद किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ इशू, यानी किस दिन आपका सर्टिफिकेट है जो कि निर्गत हुआ है, तो सर्टिफिकेट जो OBC वाला SC ST EWS वाले रहेंगे तो उस पर मुहर और सिग्नेचर रहता है, वो डेट जो रहेगा वो डेट आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो एड्रेस पूछा जा रहा है, जिसमें से प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है। तो स्टेट और UT में आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस आपको अपना पूरा दे देना है, विलेज टाउन या सिटी में से कोई सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड जो है आपको यहाँ पे दे देना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसमें आपको टिक लगा देना है, तो अपने आप इसमें सारा कुछ आ जाएगा। अगर प्रेजेंट एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो इसमें टिक नहीं लगाना है, इसमें अलग दूसरा एड्रेस आपको डाल देना है। ठीक है, सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अदर डिटेल वाला ओपन हो गया, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन हो तो नहीं हो तो नहीं में टिक लगाइए। जो एक्स सर्विसमैन वाले होंगे वो अपना इसमें यस में टिक लगाएंगे। तो इसके बाद आपको आपसे डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा, कुछ एक्स सर्विसमैन वाला डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है सब के बारे में, तो आप लोग को यहाँ पे डिटेल बताना होगा। ठीक है, क्या आप बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले हो, PWD हो तो नो में आपको टिक लगा देना है। इसके बाद देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC हो तो EBC में आपको नो लगा देना है। अगर कोई EBC होंगे उनको यस लगाना है। EBC मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अब देखिए इससे दोस्तों आपको वैकेंसी में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फी कंसेशन मिलता है।
500 के जगह पे आपको 250 यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों डीबी के समय आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा। ईबीसी किसको बोलते हैं? तो जिनके पूरे के पूरे फैमिली इनकम 50,000 से कम होता है, सिर्फ वही ईबीसी बनवा सकते हैं, या फिर जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड है आपके पास, तभी आप लोग ईबीसी माने जाते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में हो या फिर बहुत ही कम इनकम है आपकी फैमिली का, 50,000 से भी कम है पूरे साल भर का, तब आप लोग ईबीसी में टिक लगा के और ईबीसी के सर्टिफिकेट के डिटेल बता सकते हो कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट है और फी कंसेशन लेना चाहता हूँ, पूछेगा आपसे। जैसे देखिए ईबीसी में टिक लगाते हो कि हाँ मैं ईबीसी हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से डिटेल आ जाता है कि आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट बनाना होगा, या फिर बीपीएल होल्डर हो तो आप लोग ईबीसी में माने जाओगे। और डीबी के समय आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा, अगर नहीं देते हो तो आपके कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दी जाएंगे यानी कैंसिल कर दी जाएंगे। इसलिए बिल्कुल सोच समझ के दोस्तों, ऐसा ना हो कि 500 रुपये की जगह पे 250 रुपये देने के चक्कर में आप लोग का पूरा कैंडिडेचर ही रद्द हो जाए, क्योंकि डीबी के समय नहीं दे पाए ईबीसी सर्टिफिकेट, तो ऐसे केस में आपके कैंडिडेचर ही पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे। तो पैसे थोड़ा लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन गलत चीज मत कीजिएगा। कोई ऐसे नहीं कि गलती से ईबीसी टिक लगा दिए या फिर पैसे बचाने के चक्कर में किए, ऐसा कीजिएगा तो आपके कैंडिडेचर रद्द हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या आप सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट हो, यानी कि रेलवे में आप लोग जॉब कर रहे हो। तो इसमें अगर नहीं जॉब कर रहे हो तो नो में टिक लगाइए। जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं वो यस में यहाँ पे टिक लगाएंगे। यस में टिक लगाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ग्रुप सी में जॉब कर रहे हो या फिर एर्स्टवाइल ग्रुप डी में जॉब कर रहे हो। तो जो ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं वो एर्स्टवाइल ग्रुप डी सेलेक्ट करेंगे, जो कोई ग्रुप सी में जॉब कर रहे हो वो ग्रुप सी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा जाएगा कि किस स्टेशन पे आप लोग जॉब कर रहे हो, यहाँ पे कब से कब आप लोग जॉब किए, कब ज्वाइन किए थे, तो ये सारा डिटेल आपसे पूछ लिया जाएगा। इंप्लॉई आईडी भी पूछा जाएगा, वो सब कुछ आपको बता देना है। अगर नहीं जॉब कर रहे हो रेलवे में तो नो में आप लोग को टिक लगा देना है। इसके बाद नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है अगर नहीं जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो पूछा जा रहा है कि क्या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस हो, यानी रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किए हो, तो नो में आप लोग टिक लगा दीजिए। जो किए हैं वो यस में टिक लगा सकते हैं, तो इनके बाद इनसे एक्ट अप्रेंटिसशिप का डिटेल ये लोग मांगेंगे तो वो भर सकते हो। हालांकि एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हो या फिर नहीं किए हो, इससे कोई फायदा यहाँ पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भर्ती में नहीं मिलने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे बैंक का डिटेल मांगा जाता है दोस्तों, जहाँ पे आपको पैसे मंगवाने हैं। जैसे देखिए 500 रुपये जो फॉर्म फी लग रहे हैं और 250 रुपये जो फॉर्म फी लग रहे हैं, ये सीबीटी का पेपर आप लोग दे देते हो, तो ऐसे केस में रेलवे आपके अकाउंट में पैसे वापस कर देती है। तो पैसे आप लोग किस अकाउंट में लेना चाहते हो वो अकाउंट नंबर आपको डालना होगा। तो अकाउंट होल्डर नेम यानी किसके नाम से अकाउंट है वो डालिए, अकाउंट नंबर क्या है वो डालिए, फिर से अकाउंट नंबर डालिए, आईएफएससी कोड आप लोग डालिए जो आपका बैंक का आईएफएससी कोड है। आईएफएससी कोड डाल के एक कन्फर्म वाला जो ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करना होगा, तो तुरंत आपके बैंक नेम आ जाएंगे और अपने आप, और एड्रेस भी अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही सही अकाउंट नंबर फिर से होल्डर नेम और इसके बाद आईएफएससी कोड, ये सब कुछ बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो आपके पैसे हैं जो कि इस अकाउंट में आ जाएंगे जब पेपर आप लोग दे लीजिएगा। पेपर देने के बाद सारे छात्र के पैसे यहाँ पे आ जाते हैं, और जो सीबीटी का पेपर देने नहीं जाइएगा फॉर्म भर के, उनके पैसे वापस अकाउंट में नहीं आएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। सब कुछ सही सही भर के आपको सेव पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो इसमें आपसे डिटेल मांगा जा रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का 10th का आपको डिटेल डाल देना है। जैसे रोल नंबर आपके क्या है वो डाल दीजिएगा, स्टेट किस स्टेट से आप लोग हो तो वो डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से आपने मैट्रिकुलेशन पास किया है, किस स्टेट से पास किया वो भी बताना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया है वो बता देना है, कौन सा बोर्ड है आपका, तो सीबीएसई है तो सीबीएसई, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड लिख देना है, एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, या फिर जो भी आपका स्टेट बोर्ड या फिर आईसीएसई जो भी चीज़ है यहाँ पे आपको लिख देना है। डेट ऑफ पासिंग किस दिन आपने पास किया है, तो सर्टिफिकेट आप लोग देखिएगा आपके 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा और उसमें नीचे देखिएगा यहाँ पे डेट मेंशन रहता है कि किस डेट में आप लोग पास किए हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट सारा कुछ यहाँ पे बता देना है, ठीक है। इसी तरह से बात करें कि किसी का डेट नहीं अगर लिखा रहे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा रहे कि मई 2014 ऐसे करके, तब डेट में क्या लिखेंगे, तब दोस्तों आपको उस महीने के अंतिम तिथि को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं कि मार्च 2013 किसी का लिखा है, तो मार्च का अंतिम तिथि क्या होता है 31, तो 31 मार्च यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ 31 मार्च 2013 ऐसे करके। तो समझ गए कि जिनका अगर डेट ना लिखा रहे, सिर्फ मंथ और ईयर लिखा रहे, तो जो आपका मंथ रहेगा उस मंथ के अंतिम डेट को आपको यहाँ पे लिखना है, तभी एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद सारा कुछ इस तरह से डिटेल डाल देना है। इसके बाद देखिए अगर 12th की हो तो 12th का भी डिटेल डाल सकते हो, इसमें ऐड कीजिएगा
ऐड यहाँ पे रहता है, उस पर ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 12th का भी डिटेल डाल सकते हो सारा कुछ। इसी तरह से ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल डाल सकते हो। हालांकि दोस्तों कांस्टेबल का फॉर्म है जो कि सिर्फ 10वीं पास पे है, तो अगर 10वीं पास का भी सिर्फ डिटेल डालते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पास कीजिएगा एग्जाम तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सिर्फ 10वीं का ही 10वीं के लेवल पे ही जॉब है। अगर एसआई का भी डालना चाहते हो तो एसआई में ग्रेजुएशन मांगा जाता है तो ग्रेजुएशन उसमें डालिए। मैं तो बोलूँगा कि आपके पास अगर 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है तो एक साथ आप लोग तीनों का यहाँ पे डाल दीजिएगा, ताकि एसआई का फॉर्म भरिएगा तो उस समय बहुत आसानी हो जाएगी, दोबारा आपको ये सब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आपकी मर्जी, जो जो डिटेल डालते हो डॉक्यूमेंट का वो सब कुछ आपको डीबी के समय मांगा जाता है, तो डीबी में वो सब कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर नहीं जितना कम डालते हो वो भी बेटर रहेगा कि वही डॉक्यूमेंट आपसे सिर्फ और सिर्फ मांगे जाएंगे डीबी के समय। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारा कुछ यहाँ पे डाल करके, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सब कुछ यहाँ पे बता करके उसका डिटेल ऐड पे क्लिक करते हो तो एक्स्ट्रा यहाँ पे आते जाता है और उसमें डाल दीजिएगा, और बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अपलोड प्रोफाइल फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका फोटो होना चाहिए वो जेपीजी या फिर जेपीईजी के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा। 320 पिक्सल बाई 240 पिक्सल होना चाहिए, यानी जो हाइट आपका फोटो का होना चाहिए वो 320 पिक्सल का होना चाहिए, और यहाँ पे जो ब्रेथ होना चाहिए वो 240 पिक्सल का होना चाहिए। एक चीज़ और है, जो फोटो होना चाहिए वो 30 KB से लेकर के 70 KB के बीच में होना चाहिए। कैसी फोटो नहीं होनी चाहिए वो साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो दोस्तों बिल्कुल ही वाइट होना चाहिए। फोटो पे डेट ऑफ फोटो आपको नहीं लिखवाना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया, यानी दो चीज को मेंटेन आपको रखना है, 30 से लेकर के 70 KB के बीच में होना चाहिए, और पिक्सल आपको यहाँ पे मेंटेन करना है फोटो का। तो इस तरह से फोटो आप लोग साइबर कैफे से भी बनवा सकते हो, जब मोबाइल से आप लोग आवेदन करना चाहते हो तो, वरना साइबर कैफे में जाकर के अपना फोटो से फोटो बनवा करके या फिर खिंचवा करके आप लोग इस फॉर्मेट में फोटो बनवा लीजिएगा और अपलोड करवा दीजिएगा। यहाँ पे अपलोड कर देना है फोटो। इसी तरह से सिग्नेचर में आ जाते हैं, तो सिग्नेचर में यहाँ पे देख लीजिए जो बोला गया है कि जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 140 पिक्सल बाई 60 पिक्सल होना चाहिए, यानी कि ब्रेड्थ होना चाहिए 140 पिक्सल, और जो हाइट होना चाहिए सिग्नेचर का वो 60 पिक्सल में होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 30 KB से 70 KB के बीच में आपके यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना है इसी तरह से। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, जो एससी वाले और एसटी वाले छात्र हैं तो इनको यहाँ पे फ्री ट्रेवल पास मिलता है, फ्री पास मिलता है एग्जाम देने के लिए आने के लिए। तो ऐसे छात्र जब अपना एससी एसटी सेलेक्ट करेंगे तो पूछा जाएगा कि क्या आप लोग फ्री ट्रेवल पास चाहते हो, तो उसमें टिक लगा दीजिएगा कि यस मैं चाहता हूँ फ्री ट्रेवल पास। तो आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। तो 300 KB में दोस्तों आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट है जो कि एससी एसटी वाला बना लेना है PDF के फॉर्मेट में, और उसको आपको अपलोड कर देना है। जो छात्र अपलोड नहीं करेंगे उनको फ्री ट्रेवल पास नहीं मिलेगा एग्जाम के दौरान। तो अगर फ्री ट्रेवल पास लेना चाहते हो एससी एसटी वाले तो अपना एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही करना होगा। सिर्फ एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, बाकी किसी भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सबको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कास्ट का जो सर्टिफिकेट का नंबर है वही मांगा जाता है। तो ये सारा चीज हो गया। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें में आपको टिक लगाना होगा, जैसे इसमें आपको टिक लगा देना होगा, इसमें भी टिक लगा देना होगा, और कहाँ से फॉर्म भर रहे हो वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है, जिस जगह से आप लोग फॉर्म आवेदन कर रहे हो। और इसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हो आपका सिग्नेचर भी दिखते रहेगा। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। पहले फाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू आप लोग देख लीजिएगा एप्लीकेशन का कि सारा कुछ डिटेल आपका सही भरा गया है या फिर नहीं। तो देखिए इस तरह से प्रीव्यू ओपन हो जाएगा दोस्तों, जिसमें सारा कुछ डिटेल आप लोग देख सकते हो कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सब कुछ डिटेल सही है या फिर नहीं है। तो सब कुछ अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा जाएगा कि आई हैव रीचेक्ड, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ सही लग रहा है तो आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। ध्यान रहे फॉर्म सबमिट कर देते हो तो आपका फाइनल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा दोस्तों। अगर कुछ लग रहा है इसमें गलती कहीं पे तो उसको एडिट करके उस चीज को बदलाव भी कर सकते हो, और बाद में आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू करके सब कुछ सही लगे तो आई हैव रीचेक करके और सबमिट कर सकते हो। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे करके सब कुछ यहाँ पे सब सही रहे तो बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो आपसे फिर पूछेगा कि क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो, तो उस पर आपको टिक कर लगा देना है कि हाँ मैं फाइनल सबमिट करना चाहता हूँ। तो सबमिट आपका हो जाएगा और इस तरह से फिर आपके पेमेंट वाले ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो
यहाँ पे पेमेंट में 500 रुपये देने होंगे। जैसे ओबीसी वाले छात्र थे तो इनको 500 देना होगा, वही यूआर वाले छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, इन सभी को 500 लग रहे हैं, और बाकी जो छात्र हैं उनको यहाँ पे 250 रुपये फॉर्म पे के तौर पे देना होगा। तो जो भी लगेगा पैसा यहाँ पे दिखाने लगेगा। इसके बाद आपके डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहे होंगे, और नीचे आते हैं तो ये सब कुछ मेंशन है, तो इसमें टिक लगा देना है और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तब ये सब ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब पेमेंट के बारे में बात करें तो इस तरह से पेमेंट का है, जो कि आपका ऑर्डर आईडी नंबर यहाँ पे ट्रैक होता है, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 500 रुपये है जो कि फी पेमेंट के तौर पे देने हैं इनको। अब जो फी पेमेंट है फ्रेंड्स वो कई माध्यम से कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड से आप लोग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, या फिर यूपीआई आईडी के माध्यम से भी आप लोग कर सकते हो। तो डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कार्ड नंबर ऐसे सेलेक्ट करके कार्ड पे किनका नाम है, जो वैलिडिटी एक्सपायरी डेट है वो क्या है, इसके बाद लास्ट में जो 3 डिजिट का नंबर आता है कार्ड के पीछे वो क्या है, वो सब कुछ डाल करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। जो कि देख सकते हो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो कार्ड से। वही अगर कार्ड से पेमेंट नहीं करना है तो इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, इससे भी पे कर सकते हो, या फिर यूपीआई आईडी सबसे आसान तरीका है, इससे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए मैक्सिमम लोग तो यूपीआई आईडी से ही करते हैं, तो यूपीआई पे सेलेक्ट करते हो तो ऐसे में इंटर यूपीआई आईडी पूछा जाएगा कि यूपीआई आईडी क्या है, आप लोग बता के वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। या फिर यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप लोग क्लिक करके जो क्यूआर कोड आएगा उसके अकॉर्डिंग उस मोबाइल में आपका बना हुआ है फोन पे या फिर गूगल पे जो भी चीज़ें, तो वो अपने आप पेमेंट ले लेगा और इसके बाद आप लोग पेमेंट अपना कर सकते हो। तो इस तरह से आप सारे छात्र पेमेंट कर लीजिएगा, और पेमेंट कर लेने के बाद दोस्तों आपके पास एक यहाँ पे बिल टाइप का आएगा, तो उसको आप लोग को प्रिंट आउट करके रखवा लेना है। जो पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप टाइप का मिलेगा उसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लीजिएगा। अब सक्सेसफुल प्री पेमेंट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म है जो कि फाइनल सबमिट हो चुका है। अब प्रिंट आउट के लिए आपको क्या करना है, फिर से दोस्तों जैसे फॉर्म अप्लाई करते थे, अप्लाई करने वाला क्लिक, उस पर क्लिक करके आपको आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री दिख रहा है, इस एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें आपका सारा कुछ डिटेल आ जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या मिला है वो दिखा देगा, इसके बाद पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है वो दिखा देगा, इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस में तो पेमेंट प्रोसेसिंग यहाँ पे लिख रहा है, यानी कि इनका पेमेंट अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे सक्सेस लिख देता, ठीक है। इसके बाद मॉडिफिकेशन का अभी ओपन नहीं हुआ है। पेमेंट में देखिए जिनका पेमेंट नहीं होगा पे नाउ का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हो। वेरीफाई पेमेंट अगर चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। व्यू एप्लीकेशन, अब यहाँ पे देखिए फी पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल, तो यहाँ पे दोस्तों व्यू एप्लीकेशन देख सकते हो, यानी एप्लीकेशन देख के आप लोग अपना प्रिंट आउट करवा के रखवा सकते हो हार्ड कॉपी, और एक जो है आप पीडीएफ के फॉर्मेट में अपने ईमेल पे या फिर अपने लैपटॉप मोबाइल में रख लीजिएगा सेव करके, तो यहाँ से अपना प्रिंट आउट करवा सकते हो। जब मॉडिफिकेशन का लिंक ओपन होगा 1 महीना बाद, तो कुछ गलती की हो फॉर्म भरने में तो उस समय मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा उससे क्लिक करके। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ध्यान रहे जिनका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रोसेस हो गया है। तो इसी तरह से आपको आना है एप्लीकेशन हिस्ट्री में, यहाँ पे पेमेंट फेल्ड हो जाएगा तो आपको दिखाते रहेगा, पे नाउ दोबारा के लिए ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोग दोबारा करके पे आप लोग कर सकते हो। पेमेंट प्रोसेसिंग करके ऐसे लिखेगा तो ऐसे में भी घबराना नहीं है। 30 मिनट के बाद आप लोग दोबारा यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, आपको यहाँ पे पे नाउ करके ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। जिनका पैसा कट जाएगा और अकाउंट में पैसे भी नहीं आएंगे तो ऐसे केस में ध्यान दीजिए, कम से कम 48 घंटे लगता है फ्रेंड्स, 48 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसके बाद चाहो तो आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। A to Z मैंने यहाँ पे बता दिया दोस्तों कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो चलिए यहाँ पे कांस्टेबल का बताया, अगर कांस्टेबल का आवेदन कर दिए और एसआई का करना है तब कैसे करना है। तो देखिए कांस्टेबल के बाद एसआई का फॉर्म आवेदन करना है तो बहुत आसान है। फिर से अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है इस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपने तो कांस्टेबल में बना लिया अकाउंट। तो जो चीज़ें हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो डाल दीजिए, पासवर्ड जो बनाया था वो डाल दीजिए, और जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर देना है। अब इसके बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने यहाँ पे इसका फॉर्म भर दिया है तो इसके बाद दोबारा आपको नहीं भरना है। यहाँ पे अब एसआई का भरना है तो इस पर आपको टिक लगा करके और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आपका सारा कुछ जो आपने फॉर्म भरा था सब कुछ ओपन हो जाएगा। सबको आप लोग मिलाते जाइएगा फ्रेंड्स, हर चीज़ को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने इसमें सिर्फ 10वीं का डिटेल डाला था तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल डालना होगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन का डिटेल डाल दीजिएगा। इसके बाद आपसे फोटो सिग्नेचर भी दोबारा नहीं अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि इसमें आपने अपलोड कर दिया है तो दोबारा नहीं मांगा जाएगा आपसे फोटो साइन। तो इस तरह से आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और लास्ट में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है प्रीव्यू करके। इसके बाद यहाँ पे
लास्ट में फिर से फी पेमेंट कर देना है। तो दोनों का अलग अलग फी पेमेंट करना होगा, दोनों का अलग अलग प्रिंट आउट आपको लेकर के रख लेना है। जो लोग एएलपी टेक्नीशियन में फॉर्म आवेदन कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत आसान है, इसी तरह से भर दीजिएगा। और लास्ट में आपको फोटो साइन अपलोड भी नहीं करना होगा, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में फोटो साइन जो लगा था वही फोटो साइन यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसी को चेक करते हुए देखते हुए आगे नेक्स्ट और सेव करके पूरा का पूरा फॉर्म भर के प्रिंट आउट आप लोग ले सकते हो। तो आई थिंक कि A to Z जानकारी आपको मिल गई होगी कैसे आपको फॉर्म आवेदन करने हैं। बिल्कुल सही तरीके से सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म आवेदन कर दीजिए। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।